हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन से इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो कि ईजी कैटेगरी में काउंट किया जाता है और जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। और चूंकि ईजी कैटेगरी भी है तो हमारे मार्क्स उससे आने वाले क्वेश्चंस के डेफिनेटली हम लेके आएंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं। ओके तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे डायमेंशन एंड एरर के कॉन्सेप्ट, उस पर डिपेंडेंट टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और एज यू नो गाइस, आप सबको बताया कि लास्ट ईयर एरर से क्वेश्चन भी आया था और यूनिट एंड डायमेंशन से तो भाई 3 प्रॉब्लम्स थी। मतलब अगर मैं डायमेंशन और एरर को एक कंसिडर कर लूं तो 4 into 4 यानी 16 मार्क्स आपके पास हैं इजी। ऊपर से ये इजी है ना, इजी है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, इजी भी है यार, अमेजिंग एंड आप सबको पता है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा हर कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करने की एंड वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, बड़े प्रैक्टिस करते रहना। टॉप 10 न्यूमेरिकल की सीरीज कंटिन्यू है आपके लिए और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक एज इट इज चलती रहेगी। ओके, उसने बोला कि n नंबर ऑफ डिविजन्स हैं जो कि वर्नियर स्केल के हैं। n वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी मैं लिखूंगा n किसके, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन लिखते हैं। आपको पता है वर्नियर कैलिपर में दो तरीके की स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल होती है। बस इतना ध्यान रखेंगे आप जब भी आप बात करेंगे ना वर्नियर की। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की स्केल आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। एक स्केल होगी आपकी मेन स्केल और एक होगी वर्नियर स्केल। मेन स्केल के डिवीजन को लिखते हैं हम MSD और वर्नियर स्केल के डिवीजन को लिखते हैं हम VSD। मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, इतना याद रखना बस, फिर तो फोड़ देंगे, उड़ा डालेंगे। बस तुमने देखना है कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर जाते हैं। जब भी कभी बोले ओवरलैप कर जाते हैं या कॉन्साइड कर जाते हैं, तब जब भी कभी ऐसे बोले मतलब यू हैव टू इक्वेट दैम। मतलब ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएंगी। कॉन्साइड करने का मतलब इसके कितने डिवीजन और उसके कितने, दोनों को इक्वल करना है आपने जब भी ये बोलेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि वो कॉन्साइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी यू हैव टू राइट डाउन दिस। जब आप ये इक्वेशन लिख देते हो ना तो यहां से हमेशा 1 VSD की वैल्यू निकाला करो। हमेशा ये ध्यान रखना है VSD कितना आएगा, 1 VSD। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होंगे, n नीचे आ जाएगा। सो दिस इज n-1 और बाई n इंटू MSD। ये निकाला करो, ये निकल गया सर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, सो तेरे से पूछा है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट आप इसको देखते हो LC से डिनोट करते थे। और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट यार डायरेक्ट सबको पता होगा, फॉर्मूला याद होगा तो मजे आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ के लिखना आ गया तो मजे आ जाएंगे। क्या करना है सर, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। दिस इज द फॉर्मूला। बस ये सपनों में आना चाहिए, वो सपनों में आना चाहिए। ओके, इतना सा अगर याद होगा, यू जस्ट पुट द गिवन वैल्यूज। VSD हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पटक देना है, आंसर हमारा हो जाएगा। क्या होगा सर, लीस्ट काउंट होगा 1 MSD। ठीक है, माइनस 1 VSD यहाँ से मिल गया, देखो n-1 बाई n इंटू MSD। अब आप क्या कर सकते हो, MSD कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 MSD बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा सर, 1 माइनस n-1 बाई n, और इसको सॉल्व कर लो लिटिल बिट। इस कैल्शियम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या जाएगा 1 MSD इंटू ये आएगा n, और इस माइनस से ये n माइनस हो जाएगा और ये जो 1 है ये प्लस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया कैंसिल। ठीक है ना। अब क्या बचा सर, देखो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई दोस्तों 1 MSD डिवाइड में, देख लो आप ऊपर क्या बच रहा है 1 ही, नीचे बच रहा है n। दिस इज योर n। ठीक है, अब ये बच रहा है। अब क्या करेंगे सर, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, और वो पक्का गिवन होता है एग्जाम में, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, अगर डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आया, मेंस के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, गिवन होता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो, तुम भी पढ़ लो। क्वेश्चन में दिया 1 mm, क्लियर बोला है कि 1 डिवीजन जो है वो 1 mm का है। मेन स्केल का 1 डिवीजन की वैल्यू दे रखी है 1 mm, यानी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे दी 1 mm बाई n। अब आप ध्यान से देखिए,
जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन एमएम में गिवन होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, बस इतना ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 1 mm को आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 0.1 लिख सकते हो ना, इसको सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा फाइनली, पॉइंट नीचे लेके जाओ, 1/10n एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सी कूल। तो इजीली आप समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीस्ट काउंट, एंड जो गिवन डेटा उसको कैसे लिखा आपने, वहां से VSD निकालना है और उस VSD की वैल्यू यहां पे पुट अप करनी है, फाइनली सॉल्व कर लेना है और आराम से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बस इतना ध्यान रखना, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगर वर्नियर कैलिपर्स पे डिपेंडेंट आएगा। अब हम बात करने वाले हैं ना जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, स्क्रू गेज। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों से सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके यार, अब बात कर लेते हैं जल्दी अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की जो कि स्क्रू गेज से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक वो भी कराऊंगा जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछेगा और कितनी जल्दी आप उसको फोड़ सकते थे अगर आपको केवल एंड केवल उसका फॉर्मूला याद होता तो। ओके, मचा दो यार आप, बस बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो डरने का नहीं बॉस, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिटिल बिट लेंथी हो सकती है, वहां पे लेंथी लैंग्वेज इसलिए डाली जाती है कि वहां पे एग्जाम में आधे बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यार इतना लेंथी सा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। लाइक बस एक बार पढ़ लेना, उसमें जो रीडिंग गिवन होगी उसको लिख लेना ढंग से, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना तो सारा डेटा लिख लेना चाहिए क्योंकि उससे बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता पता चल जाता है कि क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, फॉर्मूला ये यूज करूंगा, और मतलब एक डायरेक्शन मिल जाती है डेफिनेट टाइप की, ठीक है। क्या करना है सर, अब देखो आपसे पूछा एक स्टील बॉल है, उसका डायमीटर मेजरमेंट करना है। सपोज करो ये स्टील बॉल है, इसका डाया मैंने मान लिया यहाँ पे D, और इसकी रीडिंग मैंने कैलकुलेट करनी है कि स्क्रू गेज का यूज करके बताओ इसका डायमीटर कितना होगा। डायमीटर निकालना है। जब भी कभी आपसे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करेगा और स्क्रू गेज की बात करेगा और उसके डायमीटर की बात करेगा तो समझ लो, सबसे पहले लिख डालो उसका डाया का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, MSR + CSR इंटू लीस्ट काउंट -0 एरर। ये फॉर्मूला याद करके जाना, कुछ भी करके बस ये फॉर्मूला याद करना है। मतलब तुम्हारे एग्जाम वाला चाहता है कि यू जस्ट रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ दीज 2 कंसेप्ट, द वर्नियर कैलिपर्स एंड द स्क्रू गेज, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, इतना टिपिकल नहीं देता है, सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या। देखो भाई, स्क्रू गेज में क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना दोस्तों स्क्रू गेज की, तो 2 तरीके की रीडिंग होती है इसमें। एक रीडिंग होती है MSR यानी मेन स्केल रीडिंग। MSR का मतलब क्या हुआ, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, बस ये पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका है सर्कुलर, है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये LC क्या है सर, ये तो सपनों में आता है सर, ये तो लीस्ट काउंट है, ये दिस इज लीस्ट काउंट, क्योंकि हर जो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, ऑब्वियसली लीस्ट काउंट तो होता है। इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, वो भी बताऊंगा क्योंकि उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। 0 एरर आपको गिवन होगी, इसका कंसेप्ट एक बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है। ये 0 एरर जो होती है ये गिवन होगी, कि नहीं गिवन है तो कंसिडर नहीं करेंगे, गिवन है तो यूज करेंगे, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, अब देखेंगे। बस इतना पहले फॉर्मूले पे फोकस करें आप, ठीक है। अच्छा सर, इसी से D आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो क्या क्या चीज दे रखी है हमें, क्या क्या नहीं दे रखी है, समझ गए ना आप। जैसे वर्नियर कैलिपर्स था, उसमें 2 तरीके की स्केल हम यूज करते थे, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। यहाँ पे भी 2 तरीके की है, मेन स्केल बट सर्कुलर स्केल यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, सर्कुलर स्केल। क्लियर है, नाम याद रखना। ओके सर, अब देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसने बोला जो लीस्ट काउंट है ना स्क्रू गेज का वो दे रखा है, ये रहा भाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रखी है इतनी सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर। और जो मेन स्केल रीडिंग है, क्वेश्चन को पढ़ लो आप ध्यान से, है ना, अच्छे से, वो दे रखी है 5 mm, ठीक है। और आंसर देख लो, उसके ऑप्शंस देखो, सेंटीमीटर में है, तो सारा डेटा ना सेंटीमीटर में यूज करना है। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कैलकुलेशन करते टाइम ये जरूर याद रखना होता है, यूनिट। तो जब आप 5 mm की बात करो तो 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। अगर mm में आंसर होते तो mm में लिखते, सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेने हैं, और गलती होगी नहीं यार। ओके, सो अब क्या करेंगे सर, अब उसने बोला कि जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना, ठीक है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो आप, उसने क्लियर बोला है द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with the 25 डिवीजन of the रेफरेंस लेवल। यानी 25 क्या दिया है तेरे को, CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दे रहा है वो 25 है,
ठीक है। और जीरो एरर की वैल्यू भी दे रखी है यार, जीरो एरर की वैल्यू दे रखी है माइनस, ध्यान देना माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, जो भी दे रखी है। यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यू, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सर वो क्या आएगा, देख लो, D इज इक्वल टू MSR कितना है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.5 सेंटीमीटर में है, प्लस CSR कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 25, लीस्ट काउंट कितना है 0.001, ठीक है ये रहा। अब क्या करेंगे सर, माइनस जीरो एरर कितनी है ये रही, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के साथ पुट करेंगे 0.004। सॉल्व कर लो यार, ऐड ही तो करना है, अब ऐड कर लो, ठीक है। 0.529 सेंटीमीटर ये डायमीटर आएगा, ऐड करके देखो ये आना चाहिए, इतना सेंटीमीटर आपका डायमीटर आना चाहिए। मतलब मेन पता है क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में लेंथी होंगे बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा आप बढ़िया तरीके से करके आ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए CSR क्या है, MSR क्या है, लीस्ट काउंट क्या है। अब एक बेहतरीन पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, हो गया क्वेश्चन, आप देख लेना, सॉल्व करके देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सर लीस्ट काउंट ना गिवन होता तो क्या करते, बस ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बॉस, ठीक है। अगर सर लीस्ट काउंट ना होता, किसका, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, देखो पिच एक डिस्टेंस होती है बेसिकली, आप याद रखना बस, डिवाइड में नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के कितने नंबर ऑफ डिविजन्स वहां पे गिवन होंगे उनसे पिच को डिवाइड कर देना, और यहां से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपके एग्जाम में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया। पिच गिवन होगी, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल गिवन होंगे, यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, एंड दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। जो अभी हमारे 2021 में क्वेश्चन आया था ना, उसको भी देख लेते हैं, क्या हम उसको कर पाएंगे, उड़ा डालेंगे। ओके यार, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, जिससे कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए और आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके लेट्स सी। तो अगेन आप क्वेश्चन को पढ़ लो, आप ही के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, क्वेश्चन का डेटा लिख लो, और डेटा लिखना जरूरी है, और लास्ट में देखो क्या पूछा गया और उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया करो, जो पूछा गया उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या पूछा है सर, एक वायर की बात कर रहा है, वायर के डायामीटर की बात कर रहा है, यानी डाया की जब भी बात करेगा ऑब्वियसली हम क्या करेंगे भाई, डाया का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते थे, माइनस जीरो एरर। इफ गिवन इन द प्रॉब्लम ऑल द वैल्यूज वी हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज, जो नहीं दी हुई होगा उसको नहीं लेंगे भाई ऑब्वियसली, बट जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली उसको हमें, जो मिसिंग है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जीरो एरर इट विल डिपेंड कि क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है, अगर गिवन है तो यूज करोगे, नहीं तो आप नहीं यूज करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या करना है सर, देखो क्या क्या गिवन है, उसने बोला मेन स्केल रीडिंग है इस क्वेश्चन में, देखो आप पढ़ लो 0 mm, और तेरी तो जीरो ही दे दिया, मतलब देख लो डायरेक्ट ही कर लो यार, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस मतलब मजा आ जाएगा, अब आप खुद कर सकते हो, मेरे से पहले उठा डालो यार। CSR दे रखा है, उसने क्लियर बोला है सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 52 डिविजन्स है, यानी ये है 52 इंटू लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में भाई, लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है, इसको आप एज इट इज रखेंगे माइनस, देखो कहीं भी जीरो एरर भी नहीं दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो, जीरो एरर नहीं दे रखा है तो जीरो एरर आप जीरो मान के चलेंगे, मतलब नहीं गिवन है तो जीरो ले लेंगे, ठीक है। सो डी आ गया आपके पास, दिस इज 52 इंटू लीस्ट काउंट। बॉस अगर आपको लीस्ट काउंट मिल जाए कहीं से तो भाई आप ये क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, फटाक से हो गया ये, इसमें तो मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, लीस्ट काउंट होता है पिच ओवर सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल जो डिविजन्स हैं वो कितने दे रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लो आप, क्वेश्चन में क्लियर है कि 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल के जो 100 डिविजन्स हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग मेन स्केल पे कितनी मिल रही है डिस्टेंस 1 mm, यानी 1 mm यानी वो पिच होती है, यानी 1 mm दे रखी है पिच, और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसके कोरस्पॉन्डिंग में वो है 100, और मैंने आपको बताया था जब भी mm में वैल्यू है तो उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 0.1 लिख सकते हो डिवाइड में 100, इसको लिख सकते हो 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट आ गया इतना, ये याद रखना था, बस ये पता होना चाहिए बंदे को, मतलब जब वो क्वेश्चन कर रहा होगा ये रीड करना आना चाहिए, बस पटक डालो। देखो दिस इज 52 इंटू 0.001, और मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन हो चुका है, तो डी आ गया दोस्तों 0.052,
सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। जो पूछा गया है डायमीटर ऑफ द वायर एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यार सारे फॉर्मूले दो ही फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, डायमीटर कैसे निकालते हैं, इतना भी याद रखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके पास। कुछ क्वेश्चंस मैंने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस में डाले हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन काफी टाइम देखा गया है मेंस के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। क्यूब से रिलेटेड उसके डेंसिटी वाले क्वेश्चन या वॉल्यूम पूछ लेता है, तो देखते हैं बहुत ईजी होते हैं यार, मतलब आप जस्ट रीड किया करो पहले क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद आपको मिलेगा कि जो एक क्यूब है और इस क्यूब का जो मास है ना, वो उस मास की परसेंटेज दे रखी है आपको 4%, और उसकी जो लेंथ होगी साइड लेंथ, उसकी परसेंटेज दे रखी है 3%। सो व्हाट इज द परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी को आप रो मान लो, तो आपने निकाला डेल्टा रो इनटू 100%, दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट। ओके सो यार डेंसिटी की परसेंटेज एरर निकालनी है, कौन गाइस यार उड़ा सकते हो ना, बचपन में पढ़ा था, याद करो बचपन वाला फॉर्मूला बॉस, डेंसिटी होती थी मास ओवर वॉल्यूम। तो यार सर हम लिख सकते हैं MO/V, मैंने कहा हाँ उड़ा सकते हो यार सर, मास की परसेंटेज तो दे रखी है बट वॉल्यूम की नहीं दे रखी है, तो वॉल्यूम की तो है नहीं, लेंथ दे रखी है उसकी, क्यूब। याद करो जब आप क्यूब की बात करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड लेंथ होती है उसका क्यूब होता है ना, दिस इज योर वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितनी आगे देखो, मास ओवर L क्यूब, यार सबको याद होगा यार, टेंशन नहीं है। अब इसको देखो परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने इसका फंडा भी आपको बता रखा है, मास की पावर 1 है, L की पावर 3 है। तो बढ़िया तरीका क्या है, अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज इन डेंसिटी, मास की पावर लो इनटू उसकी जो गिवन परसेंटेज है वो ले लो, उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर लेंथ की पावर लो इनटू उसकी जो गिवन परसेंटेज है वो ले लो। ठीक है, और भी आसानी नहीं है, आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4% प्लस 9% इज इक्वल टू 13% इज योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इजी कैटेगरी है, लेकिन भाई मस्त तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके अब एक और बेहतरीन कंसेप्ट मैं एरर से कंसिडर करूंगा, फिर मैं डायमेंशन वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ इस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की। मुझे लगता है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके अब इसको आप ध्यान से पढ़ लो। देखो यार, इसमें बोला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग यानी IIT और जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो नीट वालों तुम्हारे वास्ते भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके तो यार जब भी कभी टाइम वाला सिंपल पेंडुलम के टाइम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं, फिर गिवन इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और उड़ा डालेंगे। ठीक है, करना क्या है सर, देखो यार, सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है वो तो बचपन से हमें याद रहता है, दैट इज 2.√L/G। ओके फिर से पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ G। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है आपको, इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है आपने G में। तो यार जिसकी परसेंटेज एरर पूछे ना, जिसमें एक्यूरेसी पूछे ना, परसेंटेज की एक्यूरेसी पूछेगा, जिसमें भी है ना, उसको सेपरेट कर लिया करो फॉर्मूला से। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले करना क्या है सर, G की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करो, देखो बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा। ठीक है, और ये 4π² हो जाएगा, यहाँ बचेगा L, यहाँ बचेगा G। जो ये 4π है ना, दिस इज कांस्टेंट एंड ये कंसिडर नहीं किया जाता है जब आप एरर कैलकुलेट कर रहे होते हो, कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है सर, G निकालना है तो G निकालो ना यहाँ से, देखो तो G आएगा यहाँ से L/T²। अब ये छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया है, यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करते हो तो पता ही है ना हमें, देख लो इसको लिखो। तो यार परसेंटेज इन G जब निकालना होगा आपको, तो कैसे निकालेंगे आप, L को कैसे लिखोगे, L की डिस्काउंट जो भी होगी उसकी एरर ओवर L इंटू 100% प्लस T की पावर 2 है, तो पहले 2 ले लो, डेल्टा T लिखो, फिर T लिखो, फिर 100%, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ परसेंटेज एरर। जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेशन में एरर का परसेंटेज कैलकुलेट परसेंटेज एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो पहले उस एक्सप्रेशन को परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। ओके अब क्या करें, अब क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जो गिवन डेटा है ना उसको लिख लो। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो
देखो यार, उसने बोला है कि जो 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 ये क्वेश्चन है, इसमें क्लियर बोला गया है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 10 सेंटीमीटर और उसमें 1 mm की एक्यूरेसी दे रखी है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब एल की वैल्यू, ठीक है, लिख लेता हूं मैं आपके वास्ते। लेंथ की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर एंड रिमेंबर अगर अलग अलग यूनिट है तो आपको सिमिलर यूनिट बनानी पड़ेगी। लेंथ के मेजरमेंट करते समय जो एक्यूरेसी है वो 1 mm की है, मतलब उसका लीस्ट काउंट है, ये ध्यान से समझना, उसका लीस्ट काउंट है 1 mm। ओके, तो मतलब ये होता है डेल्टा एल, दिस इज 1 mm, ठीक है सर। लेंथ है इतनी, उसमें एक्यूरेसी इतनी है, क्लियर है। उसने बोला है कि 1 mm की एक्यूरेसी है, इसको आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर। भाई ये करना है वहाँ पे, इसी बात का ख्याल रखना है भाई, समझ गए, इसी बात का ख्याल रखना है, ये तुरंत हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। आगे पढ़ लेते हैं सर। आगे उसने बोला है कि द टाइम पीरियड ऑफ 200 ऑसिलेशंस इज 100 सेकेंड, यानी ये जो टी है ना, टाइम उसका, अबे यार देखो पेंडुलम है ना, देखो ऐसे समझो, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है, इधर आएगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा। तो उसने बोला जब इसने 200 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए थे तो उसको कंप्लीट करने में 100 सेकंड का टाइम लगा, समझना, पूरे 200 का टाइम दे रखा है, पूरा टोटल टाइम 100 सेकंड है। और उसमें जो रेजोल्यूशन है ना उसका 100 का वो दे रखा है, क्लॉक का 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है उसमें, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड होगा, समझ गए। इतनी उसमें एरर कहीं ना कहीं हो सकती है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकंड, आप ध्यान से समझे। डेल्टा टी का मतलब टाइम पीरियड जब आप काउंट कर रहे होते हैं तो इतनी सी लीस्ट काउंट उसमें क्रिएट हो सकता है, एरर क्रिएट हो सकती है, और डेल्टा लिए है ना, ये इनका एरर होता है, समझ गए। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब क्या करना है सर, आगे पढ़ लो, बस हो गया, उड़ा डालेंगे। अब व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, सारी वैल्यू पुट करो। देखो डेल्टा कितना है सर, 0.1, ठीक है, लेंथ कितनी है 10, यूनिट सेम कर दी मैंने, 100 से मल्टीप्लाई किया, +2 इंटू डेल्टा टी कितना है 1, टोटल टाइम कितना है 100 इंटू 100%, ओके, 100 से उड़ा डालो उसको, ठीक है, और इसको इससे उड़ा डालो तो ये 10 आएगा। तो भाई ये आ जाएगा आपके पास, देखो इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1% यहाँ बचा, प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया 2 इंटू परसेंट, यानी 2% यहाँ पे बचा, दिस इज योर 3%, यानी परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी इन दिस प्रॉब्लम इज 3%, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके एग्जाम के वास्ते, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, करके आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब यार काफ़ी क्वेश्चंस मैंने एरर से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हो सकते हैं, जिनमें लिटिल बिट थोड़ा प्रोसेस हो सकता है, समझ पा रहे होंगे। ओके गाइस, जब बात करते हैं हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, और आपको पता है लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, ईजी चैप्टर, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हाँ, ये मान के चलते हैं अभी एक क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है, बट 3 क्वेश्चन दे दिए थे यार, 12 मार्क्स फ्री आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नहीं तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी जिन लोगों ने, तो भाई फोड़ के आए होंगे ना बढ़िया तरीके से, ठीक है। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर इजी क्वेश्चंस मिल जाए, इजी चैप्टर से मिल जाए, तो किसी को भी छोटा नहीं समझना बॉस, जितना छोटा उतना खोटा है बॉस, ठीक है, ऐसे समझ के जाना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो जल्दी से। अब इसके लिए मैंने ट्रिक ऑलरेडी आपको बता रही है, वी फंडा में मैंने आपको ये फंडा बेहतरीन तरीके से बताया था। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप इसको एम आई उड़ा सकते हो। कैसे सर, देख लो ध्यान से। उसने बोला भाई ये जितना भी आपको यहाँ ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यूज द डायमेंशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा सर देख लेते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना भाई, मैंने आपको बताया था, देखो एक फंडा मैंने आपको बताया था। फंडा क्या था सर, फंडा था बॉस लल्लू राम, ठीक है, लल्लू राम याद रखेंगे बॉस, हमेशा बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन सारे उड़ा डालोगे, ठीक है। लल्लू राम सल्लू राम, ओके, 2 भाई हैं लल्लू राम और सल्लू राम की LIC, ठीक है, टाइम से ओके हो गई। ये फंडा मैंने आपको बता रखा है कि लल्लू राम सल्लू राम की LIC जो है वो टाइम से हो गई। सर इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखोगी तो आपको पता होगा, फिर भी उड़ा डालती है। देखो लल्लू राम मीन्स व्हाट, है ना, इसको कैसे रीड करना है, इसका मतलब होता है लल्लू मीन्स L, राम मीन्स R, L/R अगर कहीं गिवन होगा। L क्या है सर, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, R क्या है सर, रेजिस्टेंस, ओके। इन दोनों का रेशियो
सर सल्लू राम क्या है? सल्लू मीन्स सी और राम मीन्स आर, और डिवाइड नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है इसमें। जब लल्लू राम की बात करेंगे तो एल बाई आर लिखते हैं, जब सल्लू राम की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है आर को सी के साथ, ठीक है। सी मीन्स सल्लू। अच्छा सर LIC का मतलब क्या हुआ? LIC यहाँ पे मैंने यूज किया है जस्ट फॉर इजी आप रिकॉग्नाइज कर सको किसको सर? अंडर रूट ऑफ LC को, है ना, ध्यान देना। LC होना चाहिए और उस पर अंडर रूट भी होना चाहिए। सर C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस है यार, इतना तो पता होना चाहिए हमें। रेजिस्टेंस है, ठीक है। टाइम से हो गई, इसका मतलब ये तो T है, इसकी डायमेंशन T होगी, टाइम की बात कर रहा हूं मैं। वो क्लियर आपसे कहना चाहता है कि अगर कहीं पे L बाई आर की डायमेंशन पूछे, सी आर की डायमेंशन पूछे, या अंडर रूट LC की डायमेंशन पूछे, ऑल दे हैव द सेम डायमेंशन विच इज इक्वल टू टाइम, तो इन सब के डायमेंशन टाइम के इक्वल होने वाली है। मतलब आपसे बात करेगा लल्लू राम की डायमेंशन सर टाइम के इक्वल है, सल्लू राम की डायमेंशन सर टाइम के इक्वल है, ठीक है। अंडर रूट LC की डायमेंशन सर टाइम के इक्वल है। तो उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो जो इन तीनों में से लाई कर रहा है वो करेगा, अदरवाइज बाकी नहीं करेंगे। आप देख सकते हो लल्लू राम है, इसमें L बाई आर है, वो टाइम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे फ्रिक्वेंसी पूछा होता, देखो ना, अगर इसको रिवर्स कर दो R बाई L, तो ये R ऊपर गया, L नीचे रह गया, तो T भी तो नीचे आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। तब ये इसको रिवर्स करने से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बन जाएगी। सर इसको रिवर्स कर दूं तो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी, देखो T उल्टा हो जाएगा। सर इसको कर दूं, ये तो है ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी T-1 फ्रीक्वेंसी तो है, रिवर्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी है, अदरवाइज टाइम है। एंड रिमेंबर दिस फंडा अमेजिंगली, आप क्वेश्चन कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कैटेगरी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अदर एग्जाम में इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। तो तुम्हारे एग्जाम वालों को भी लगता होगा कि यार चलो इस पे इस बार उड़ा देते हैं और उसको दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है, बस आपने समझना है कि किस तरीके से आप इसको क्रैक करके आ सकते हैं। भाई कंसेप्ट नहीं पता है तो ऑब्वियसली बहुत टफ हो जाएगा, कंसेप्ट पता है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको फोड़ के आ जाएंगे अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट ईजी यूनिट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन चूंकि जो जितना ईजी, जो जितना छोटा वो उतना खोटा, मैंने ये आपको सिखाया है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ईजी वे में अगर हमें मार्क्स मिल जाए ईजी चैप्टर्स को क्रैक कर करके, वही चाहिए कंपटीशन में। ओके, वही चीज़ जो हमारा टाइम बचाएगा, ठीक है। अच्छा सर देखते हैं, देखो भाई उसने बोला है कि एक एक्सप्रेशन है आपके पास P इक्वल टू P नॉट एंड E रेज टू पावर दिस। उसने बोला P कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने बोला ठीक है। उसने बोला T टाइम है, अल्फा की डायमेंशन बताओ। ये जो अल्फा है ये कुछ है यहाँ पे, अल्फा की डायमेंशन बताओ। अब सो आप इसको रीड करेंगे, अल्फा एक कांस्टेंट है और अल्फा की डायमेंशन पूछी गई है। चलो सर कैसे करेंगे? अब देखो भाई, अल्फा पहले देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे चेक करना होता है। तो भाई मैंने क्या किया कि यहाँ पे अल्फा नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं अल्फा नहीं है। ई क्या है? ई की पावर में अल्फा है, दिस इज द पावर ऑफ ई। ई होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली। सो मैथमेटिकल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बेहतरीन बात आपने क्या याद रखनी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए डायमेंशनल लेस फंक्शन, ओके। तो यार इस पूरे की, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसका मतलब सर इसकी जो पावर है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। यस, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल लूँ अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनल लेस, ओके, डायमेंशनल लेस समझ जाएंगे आप, डायमेंशनल लेस लिखा है मैंने। तो इसका मतलब सर अल्फा तो इसकी पावर में है, यस, तो इसकी पावर को उठाओ यहाँ से, ठीक है। और चूंकि डायमेंशनल लेस है, जब भी कोई चीज डायमेंशनल लेस होती है यू कैन इक्वेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय 1, आप उसको 1 से इक्वेट कर सकते हो क्योंकि वो डायमेंशनल लेस है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा इजिली आ गया, अल्फा आ गया 1/t² t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन। एंड जब भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपने ऐसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर देखना, उसमें जो भी पूछा जाएगा उसको इक्वेट करना है 1 के, वहां से जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आराम से कर सकते हो कि नहीं, बेहतरीन कंसेप्ट है कि नहीं। इनको सीख के जाओगे, इस तरीके से सीख के जाओगे तो कैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे यार आपसे, है ना, बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बॉस, अब ये पर्टिकुलर टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हो, अगर उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो सकते हैं, बट अगर उनके रिजल्ट हमें पता है कि किससे मिलके ये बना हुआ है तो भाई उड़ा डालेंगे फिर तो। कैसे सर? आपसे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ओके,
अब आपको बताए तो अपने आप में बड़ी धुरंधर खिलाड़ी है यार। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, है ना, एंड म्यू एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज की जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज की जाती है। इन दोनों का प्रोडक्ट और उसकी पावर दे रखी है -1/2। उसने बोला इस पूरे एक्सप्रेशन की डायमेंशन निकालो। हमने बोला ठीक है। तो जब भी कभी आपको यार, जब भी कभी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की प्रोडक्ट की डायमेंशन पूछे, पावर कुछ भी गिवन हो, तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? एक्चुअली इजी अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, एक्चुअली। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करके आएगा भाई, जिसके फंडे बहुत क्लियर नहीं है, जिसने जस्ट स्टडी कर रखी है, जिसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो क्या करेगा, देखो वो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेगा, फिर उसको निकालने में उसका तेल निकल जाएगा, एंड दैट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने ये अप्रोच तो नहीं लगाना इसमें। मतलब एग्जामिनर ने इसलिए तो ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ है इसमें, कुछ तो खास बात है। क्या है सर? देखो, अगर आप ध्यान से याद करो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे आपने स्पीड ऑफ लाइट को हम निकालते थे। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता था 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, स्पीड ऑफ लाइट इसकी इक्वल होती है। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर रूट है तो 1/2 लिख सकते हो। ऊपर लेके जाओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो बेसिकली ये पूरा प्रोडक्ट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 है, ये सी के इक्वल है। और ये तो होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट उत्तरी यार सर, इसका मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा हाँ, नहीं है जरूरत, ठीक है। आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू करके आएंगे वहां पे। मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये तो आपको पता ही है LT-1 वेलोसिटी यानी स्पीड की डायमेंशन होती है डायरेक्ट LT-1, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ये अप्रोच भी आपने लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट आप ट्राई करेंगे उसको, ठीक है। वो बोलेगा आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दे देगा। आपको पहचानना ही है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ई क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायमेंशन निकाल लेना यार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, तो हर टाइप का क्वेश्चन लगभग हमने यहाँ पे कवर कर लिया, उसके कंसेप्ट देख लिए हैं। अब 2 कैटेगरी क्वेश्चन में और डिस्कस करने वाला हूँ। समटाइम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और एक कैटेगरी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि उसका प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स सी। सो यार, अभी आपके एग्जाम में देख लो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था भाई, महा ईजी थे ये सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे सारे ईजी थे। अगर आप ढंग से करके जाओगे ना चैप्टर को, तो फोड़ के नहीं आ जाओगे यार। ऐसे एवरेज डरते रहते हैं, फिजिक्स की कंपटीशन में नहीं होगी। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ढंग से सॉल्व कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, ठीक है। देखो ई क्या है सर, यहाँ पे उसने बोला E/G एक रेशियो है, ई है एनर्जी। ओके ठीक है सर, ये क्या है, अभी बचपन वाली बात, ये क्या है, ग्रेविटेशनल व्हाट इज दैट सर, कांस्टेंट। याद करो, तुरंत याद आ गया होगा। उसने बोला इसका डायमेंशन कैलकुलेट करो, तो नहीं कर सकते क्या यार, ई एनर्जी है, ये डायरेक्ट याद होता है सबको। चलो कैसे करना है, देखो E/G। चलो भाई, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की डायमेंशन, वो आपको सपनों में आती होगी, L2-2 होती है कि नहीं सर। यार मतलब जी की डायमेंशन कैसे लिखेंगे भाई, याद रखो। वैसे तो अगर नहीं भी है ना यार, देखो ये बचपन में 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था आपने सबने, G=GM/R²। यहाँ से निकाल लो यार, ईजी पड़ेगा ना। तो यहाँ से जब डायमेंशन निकालोगे तो आएगा GR²/m, ठीक है। अब G क्या है सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। M क्या है सर, मास है अर्थ का। R क्या है सर, रेडियस है। देखो M ऊपर जाएगा तो M-1, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है LT-2, है ना, एक्सेलरेशन। और रेडियस तो आपको पता ही है ऑब्वियसली क्या है सर, L, और इसका स्क्वायर भी है। तो ये क्या बन गई, देखो M-1 L3T-2, ये आ गई, पटक दो। अगर याद नहीं है, जिसको याद नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो भाई अगर याद है ना, अब तक तो 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे उतने टाइम में, तो ठीक है। उड़ा डालो, देखो क्या उड़ रहा है सर, उड़ गया। ये L2 से L3, एक L बचेगा, M-1 है ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और एक पहले से ही है तो M2, और ये L जो यहाँ बचेगा, देखो 2 कैंसिल होंगे, एक तो बचेगा ना यार यहाँ पे, ये ऊपर जाके L-1 होगा, T खत्म हो चुका है तो 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस रेशियो बेसिकली, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत ईजी यार, इसमें कोई ब्रह्मास्त्र चीजें नहीं है। मतलब जो स्टैंडर्ड आपके पास कुछ
कॉन्स्टेंट्स हैं या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है, वो तो आप याद करके जाएंगे। भाई मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बट आपको पता है वो बहुत सारी जितनी भी हैं वो सब याद होनी चाहिए, बेसिकली याद होनी चाहिए सारी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन उनसे मिलकर बनते हैं कंबाइंडली। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के वास्ते, हर साल ही आता है। ओके बॉस, तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लें। और इसका ना एक डायरेक्ट सा प्रोसेस होता है यार, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, अपने एग्जाम के प्रीवियस कर लेंगे, तो भी आपको मास्टरी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। देख लेते हैं क्या बोला है उसने यार। क्वेश्चन में उसने पता है क्या बोला, उसने बोला है कि अगर एनर्जी एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम दे आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन या फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको मान लिया जाए अगर, है ना। वैसे तो फंडामेंटल इसमें टाइम को छोड़ के ना वेलोसिटी है ना एनर्जी है, आपको पता है 7 फंडामेंटल होती है केवल क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है अगर इनको फंडामेंटल मान लिया जाए तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, दिस इज सरफेस टेंशन, ठीक है। ये आपके पास सरफेस टेंशन, तो भाई सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालनी है, इनके टर्म्स में ही तो निकलेगी वो, है ना, इनके टर्म्स में ही तो कैलकुलेट करनी है ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो जिनको फंडामेंटल मानना होता है उनको राइट हैंड साइड में लिख लो, जैसे मैंने लिख ली राइट हैंड साइड में। और जैसे पहले एनर्जी है उसकी पावर a मान लो, वेलोसिटी की पावर b मान लो, टाइम की पावर c एज्यूम कर लो, कर ली, ठीक है। फिर जिसको कैलकुलेट करना है उसको इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, सरफेस टेंशन, बस। नाउ राइट डाउन बोथ साइड डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, दोनों साइड में हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पुट करनी है, ये प्रोसेस है। पहले रिलेशन लिखना है, फिर दो सब की डायमेंशन लिखनी है। चलो सर देख लेते हैं। सरफेस टेंशन की डायमेंशन याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो फॉर्मूला याद होगा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां से निकल जाएगी। देखो फोर्स क्या होता है, ML/T-2 और डिवाइड में लेंथ, ये कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ पे m, L खत्म है तो L की पावर 0 ले लो, T-2, ये बन गई, ठीक है ना। लिखना है पहले m फिर L फिर T, ऐसे सीरीज में लिखना है, ठीक है सर। एनर्जी की डायमेंशन तो सपनों में आती है सर, मैंने कहा हाँ ये रही भाई एनर्जी, ठीक है। इसकी पावर a मान रखी है आपने। फिर क्या करेंगे सर, वेलोसिटी तो हम ऐसे उड़ा देंगे सर, LT-1 होता है, ये b है, और टाइम तो फंडामेंटल ऑब्वियसली c है, t है, उसकी पावर c है, ठीक है। फिर ये स्टेप नंबर 2 हो गया कि हमने डायमेंशन सबकी लिख दी। अब क्या करेंगे सर, अब करना है आपने, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना गाइस, ये एज इट इज रहेगी, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, अब इसमें m को सेपरेट करो, l को सेपरेट करो, t को सेपरेट करो, सबको सेपरेट कर लो पावर्स के साथ। देखो यहाँ m है, कहीं और m नहीं है, m की पावर कितनी है, a, तो अलग कर लिया सर, ठीक है। फिर l को देख लो, l की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा l की पावर 2a, क्योंकि 2 × a, ठीक है ना। और यहाँ पे l है, हाँ है सर, l की पावर b है, तो ऐड करो, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और कोई l है नहीं। अब t ढूंढो, t कहाँ पे है, t रहा -2a, ठीक है ना, -2a, और t इसमें भी है -b, t इस पे भी है +c हो जाएगा। ये बन गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे सर, यू हैव टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज, दैट इज a, b एंड c, क्योंकि वो अज्यूम की थी ना, उनको निकालेंगे और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दिस इज योर फर्स्ट equation. So we have to calculate basically the value of a, b and c. तो कैसे करेंगे, कंपेयर करो, देखो बोथ साइड m की पावर को m के साथ कंपेयर करेंगे, l की पावर को l के साथ, t की पावर को t के साथ। सीधा सा लॉजिक, 10th क्लास का क्वेश्चन बनने वाला है अब ये, ओके। कैसे सर, देखो यहाँ पे m की पावर है 1, यहाँ पे है a, तो मैं लिखूंगा 4m, m के लिए a की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 1, क्योंकि इसकी पावर इधर a है इधर 1 है, तो हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पे देखो l की पावर ये रही, पूरी उठा लो, सही है सर। फिर क्या करेंगे, इधर l की पावर 0 है, तो मैं लिखूंगा 4l, l के लिए 2a + b = 0, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a1 है तो इसमें पुट करो, डायरेक्ट ही कर दो यहाँ पे, और इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन। हमें तो a b c चाहिए ना, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करो 1 + b = 0, तो आप देख सकते हो b आ गया -2, तो a भी आ गया, b भी आ गया, बाद लास्ट में बचा है c, उड़ा डालो c को कंपेयर करके। देखो c की पावर ये रही, पूरी उठाओ, और इधर c की पावर -2 है, इक्वेट कर दो, तो मैं लिखूंगा 4c -2a -b + c = -2। c निकालना है, बाकी वैल्यूज पुट अप कर दो। चलो भाई देखो a, देखो ये रहा a, ठीक है, -2 × 1, ठीक है। b कितना है सर, b यहाँ पे -2, तो दिस इज -2 + c = -2। आई थिंक सो यू कैन सॉल्व नाउ। देखो यार ये -2 और माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, c बचा आपके पास -2, c भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। फाइनल s की डायमेंशन क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर दो, s आ गया, e की पावर a की वैल्यू आई थी दोस्तों 1,
बी की वैल्यू आई दोस्तों आपके पास दैट इज -2 एंड टी यानी सी की वैल्यू आई है -2 एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। ओके, इजी मतलब बस प्रोसेस याद रखना है, कैलकुलेशन जरूर इसमें थोड़ी सी करनी पड़ती है। इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पे आपको बता रखा है, आप अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस देखेंगे तो मजा आ जाएगा, वो अप्रोच भी आपको बदल जाएगा। दिस इज द वे, इस तरीके से फॉलो करोगे तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करके आ सकते हो। तो यार इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो टॉप 10 न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते थे जिस पे क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ईजी है और बढ़िया से प्रैक्टिस करना, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।